तो क्या हाल चाल है। टाइगर जिंदा है और बिल्कुल चकाचक भी। जिन लोगों ने 10 मिनट के एपिसोड को देख रखा है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पर क्लिक कर नेक्स्ट टाइमलाइन में जा सकते हैं। बाकी लेते हैं एक छोटा सा रिकैप और बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुबारू रुइन और गीगा को अपना काइंडर बना लेता है, फिर उन्हें लेकर अंडरवर्ल्ड में आ जाता है वैंक्विस के पास। सी ऑफ ब्रलायंस से आने के बाद सभी गोल्डन कंट्री में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन सफियाना की सबऑर्डिनेट उन सभी को अलग अलग जगह पर भेज देती है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जब सुबारू अपनी टीम के साथ बाहर जा रहा था तब वैंक्विस उसे रोक लेता है और पुरानी बातें याद दिलाता है कि जब वो दोनों मिले थे तो कैसा माहौल था और अब कैसा है। अगर सारे लोगों को देखा जाए तो उनकी फैमिली भी बहुत बड़ी हो चुकी है। साथ ही में सुबारू को ये भी पता चल चुका है कि उसे दिल से खुश कैसे रहना है। टाइगर के डोर चुराने से लेकर वैंक्विस से समझाने तक सुबारू को सारी चीजें समझ आ रही थी और अब इसीलिए वो अपने साथियों को प्यार करता है और उनके आसपास रहना ही उसकी खुशी है। ट्रेनिंग कर अपने साथियों के साथ चलना चाहता है। वो ये भी जानता है कि जल्द ही ये जर्नी खत्म होने वाली है, लेकिन वो थोड़ा और समय इस जर्नी में बिताना चाहता है। तब वैंक्विस कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये रास्ता थोड़ा लंबा है। मुझे पता है कि एक दिन तुम उस मुकाम पर पहुंचोगे जहां पर मैं कभी नहीं पहुंच पाया। ये सुनकर सुबारू से पूछने की कोशिश करता है क्या वैंक्विस के पास ऐसी कोई चीज है जो वो बताना चाहता है, लेकिन वैंक्विस अब उसे जानने के लिए कहता है, बाकी बातें वो बाद में करेगा। वहीं दूसरी तरफ गोल्डन कंट्री की रानी को भी पता चल गया था कि सुबारू ने 6 स्टार गेट को क्लियर कर दिया है, वो भी बिना किसी की जान गए। उसे चीजें और भी इंटरेस्टिंग लगने लगती हैं, वो चीजों को और जानना चाहती है। इसीलिए सफियाना अपने पास में खड़ी सबऑर्डिनेट को सुबारू को इनविटेशन भेजने के लिए कहती है। वो चाहती है कि सुबारू की प्रेजेंस मीटिंग में अवेलेबल हो ताकि सुबारू उसका आकर गेस्ट बने। उधर सफियाना ने ऑर्डर दिया, इधर सुबारू को इनविटेशन कार्ड आ गया जो स्पेस क्रैक से सीधा सुबारू के रूम में आ गिरता है। जब सुबारू ने उसे उठाकर खोला तो उसमें मीटिंग का इनविटेशन था। 3 दिन बाद सुबारू सभी के साथ तैयार था गोल्डन कंट्री में जाने के लिए। सुबारू रेंजी के सामने वाले पार्क में आ जाता है अपने सभी साथियों के साथ। उन सभी ने ठंड के कपड़े पहन रखे थे क्योंकि सुबारू ने ही बताया था कि वहाँ पर ठंड होने वाली है। मेमोरीज के हिसाब से देखा जाए तो उसके पास गोल्डन कंट्री की कोई भी मेमोरी नहीं है और ना ही मीटिंग की, इसलिए उसे ज्यादा अंदाजा नहीं है कि वहाँ क्या क्या हो सकता है। इसलिए सुबारू सांची और घोल से जानना चाहता था कि वहाँ क्या क्या हो सकता है, लेकिन सांची को कुछ नहीं पता था और घोल कहता है कि जब उसे अंडरवर्ल्ड से गेट में सील कर दिया गया तब उसके बाद ही डोर्स का प्लान शुरू हुआ और उसके बाद क्या क्या हुआ घोल को कोई भी क्लू नहीं है। तभी गीगा पूछता है क्या वो सभी रूम से ही गोल्डन कंट्री में नहीं जा सकते थे जो उन्हें पार्क में आना पड़ा। गीगा के इतना कहते ही गोल्डन कंट्री का गेट उनके सामने अपीयर हो जाता है जो एक बड़ी सी इमारत के बराबर था जिसके सामने वो सभी चींटी जैसे लग रहे थे। एंट्रेंस गेट के अपीयर होते ही गीगा को अपने सवाल का जवाब मिल जाता है। तभी उस गेट से सफियाना की सबऑर्डिनेट निकलती है जो सुबारू को ले जाने के लिए आई थी, जिसका नाम लीजा था और यही गोल्डन नाइट की कैप्टन है, सफियाना की डायरेक्ट कमांडर यानी पर्सनल बॉडीगार्ड, जो लुडविग सफियाना से छोटी है। ये है न्यू जनरेशन का हिस्सा। सुबारू ने अपनी ग्रीटिंग्स को उसे पेश किया, जिसे देखकर लीजा ने कहा अब उन्हें देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से उन्हें डोर के अंदर आना चाहिए। सुबारू अपनी टीम के साथ उस गेट के अंदर आ जाता है जहां चारों तरफ बर्फबारी हो रही थी और आसमान में सूरज के पास बहुत सारे आइलैंड घूम रहे थे, जिसे देखकर वो सभी हैरान थे कि अंडरवर्ल्ड में उन्हें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। वहीं सांची और घोल को नॉस्टैल्जिया फील हो रहा था, यानी पुरानी यादें ताजा हो रही थी। लीजा ने सभी को एक्सप्लेन किया कि ये सभी कंट्रीज हैं। जो कंट्री सूरज के जितने पास है वो उतनी ज्यादा गर्म है और जो दूर है वो उतनी ज्यादा ठंडी। यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है, इसलिए सिकिसिमा को पता चल गया कि ये जगह सूरज से बहुत ज्यादा दूर है। लीजा ने बताया कि इस जगह को आउटर रियाम कहते हैं। तभी आर्काई ने पूछा तो ये गोल्डन कंट्री नहीं है। तब सफियाना ने अपने हाथ को ऊपर कर दिखाया कि गोल्डन कंट्री ऊपर है और तुम देख पा रहे होगे कि वही सबसे ज्यादा बड़ी है। ये सुनकर घोल ने पूछा क्या मीटिंग यहीं पर होने वाली है। तब लीजा कहती है सुबारू अंडरवर्ल्ड में पूरी 200 कंट्रीज हैं, 3 सबसे पावरफुल किंग को मिला के और 3 ही किंग को छोड़कर बाकी किंग्स ने मना कर दिया है कि तुम मीटिंग में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन जो कि हमेशा पावरफुल की बात चलती है इसलिए सुबारू आ सकता है। ज्यादातर किंग्स के पास गेट के नाम पर कुछ भी नहीं है और मैं तुम्हारी एग्जिस्टेंस को उनसे कम आंकती हूँ और तुम्हें पता है कि वो
सभी नौकर जैसे हैं। नौकर का नाम सुनते ही गीगा की छाती में पेन होने लगता है। लीजा ने आगे कहा, अगर मैं तुम्हें डायरेक्टली गोल्डन कंट्री में लेकर जाती हूँ तो तुम्हें तुरंत ही घेर कर मार दिया जाएगा। ये सब सुनकर घोल ने पूछा, तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तब लीजा ने कहा, मुझे ये पसंद नहीं है कि तुम्हारे जैसे बेकार लोग मीटिंग में शामिल हों। ये कहकर उसने अपनी पावर्स को रिलीज किया और उन सभी को गोल्डन बॉल के बीच बंद कर दिया और अपने 14th स्किल का यूज कर उन सभी को हवा में उड़ाकर उन सभी से कहा, तुम सभी मेरे मास्टर के गेस्ट हो, इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं सकती और अब तुम सभी को प्रूफ करना होगा कि तुम मीटिंग के लायक हो। मीटिंग गोल्डन कंट्री ग्रैंड पैलेस में होने वाली है, तो तुम सभी वहाँ पर आ जाना पूरे 72 घंटे के अंदर। अगर तुम सभी जिंदा रहे तो फिर से मिलेंगे। ये सब सुनकर सुबारू ने कहा, तो ठीक है, मैं तुमसे जल्द ही मिलने आऊंगा। ये कहते ही सभी वहाँ से गायब हो गए और सुबारू की बात से लीजा थोड़ी सी चिढ़ गई। सुबारू के टीममेट्स अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट हो गए थे और सुबारू भी एक आइलैंड पर टेलीपोर्ट हो गया था। वो सभी इतनी दूर थे कि सोल कन्वर्सेशन भी काम नहीं कर रही थी। सुबारू को ये जगह कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। तभी पीछे से सुबारू पर एक वुल्फ हमला कर देता है, जिसे सुबारू अपनी तलवार से रोक लेता है। लेकिन उस वुल्फ का हमला इतना ज्यादा ताकतवर था कि सुबारू नीचे धंस जाता है। वो दूर हटकर इस अटैक को डॉज करता है और वो जगह पूरी टूट जाती है। वो सुबारू पर कई हमले करता है जैसे सुबारू डॉज कर रहा था। हवा में जाकर एक चट्टान को उसके ऊपर दे मारता है। ये देखकर वो वुल्फ हंसने लगता है और सुबारू का नाम लेकर उससे कहता है कि वो बहुत अच्छा कर रहा है। सुबारू हैरान हुआ कि उस वुल्फ को सुबारू का नाम कैसे पता। यही चीज वो वुल्फ से जानना चाहता था। तब वुल्फ ने कहा, क्या सुबारू से भूल गया है, क्योंकि वही था जिसने इस वुल्फ को मारा था। सुबारू इस बात से भी हैरान होता है कि इस वुल्फ को सुबारू ने मारा। वुल्फ ने कहा कि उसे याद भी कैसे हो सकता है, क्योंकि उसकी अपीयरेंस पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। तुम्हारी वजह से ही मैं अपने इस रूप में वापस आ पाया हूँ। तब वो वुल्फ अपना नाम सुबारू को बताता है, सामा। तब सुबारू को याद आ जाता है कि ये वही है जिसे सुबारू ने ताइका के साथ मिलकर हराया था अपने पहले गेट में। सुबारू के रिएक्शन से उसे साफ पता चल पा रहा था कि सुबारू पूरी तरीके से हैरान है। अब सुबारू को पता चल गया था कि ये कॉपर कंट्री है। सामा सुबारू को लेकर कहीं पर जा रहा था, साथ ही उसे जानकारी भी दे रहा था कि गेट्स के अंदर जब कोई होता है तो वो जैसे पिजन हो। जब कोई अंडरवर्ल्ड में पाप करता है तो उसे गेट के अंदर बंद कर दिया जाता है और गेट के अंदर ना ही रियल पावर ना ही रियल अपीयरेंस होती है। वो सारी चीजें तुम तभी अचीव कर सकते हो जब तुम अंडरवर्ल्ड में वापस आ जाओ। जितना लो स्टार गेट होगा वापस आना उतना ही मुश्किल। सुबारू को सामा के ऊपर बैठकर सवारी करने में बहुत मजा आ रहा था। सुबारू के पास अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड कोई भी मेमोरी नहीं थी। अंडरवर्ल्ड में भी इतने ज्यादा दुख है सुबारू को पता नहीं था। सुबारू के पूछने पर सामा बताता है कि वो दोनों एक पर्सन के पास जा रहे हैं। उसने ही सामा को भेजा है सुबारू को लेने के लिए और सामा को ये भी पता है कि सुबारू गोल्डन कंट्री जाना चाहता है और सामा के हिसाब से वही पर्सन सुबारू को बताएगा कि गोल्डन कंट्री में कैसे जाया जा सकता है। सुबारू ने सामा से पूछा कि उन्हें पनिशमेंट देकर सोल को गेट्स के अंदर क्यों भेजा जाता है, इतना एफर्ट वो किस लिए कर रहे हैं। तभी एक लड़की की आवाज आती है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड में सोल के बदले एनर्जी को एक्सचेंज किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये अंडरवर्ल्ड की कल्टीवेशन टेक्निक है, जिससे स्किल्स को कल्टीवेट किया जाता है और स्किल्स को यूज करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है जो सोल से आती है। हायर लेवल की सोल कभी भी वापस नहीं आती, क्योंकि सभी उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट उठाना चाहते हैं। जैसे ही सामा सुबारू के लेकर उसके पास आया, उस लड़की ने अपना हाथ आगे किया और सुबारू के हाथ में लगा ब्रेसलेट एनर्जी रिलीज करने लगा, जिससे सुबारू को पता चल गया कि यही लड़की किंग ऑफ ऑरोरा है। सामा खुशी से किंग ऑफ ऑरोरा को बताता है कि वो सुबारू को यहाँ पर ले आया, जिस पर किंग ऑफ ऑरोरा उसे थैंक्स कहती है। किंग ऑफ ऑरोरा सुबारू से कहती है, इस टाइमलाइन में हम पहली बार मिल रहे हैं। मैं वही हूँ जिसने तुम्हें उस बीती हुई टाइमलाइन में पावर दिया था, द किंग ऑफ ऑरोरा, जिसका नाम सिबिली है। सुबारू के बाकी टीममेट्स जैसे सांची एक दूसरी जगह पर आ गई थी जहाँ पर बहुत सारा लावा था। सांची ने कहा, लगता है उसके पास बहुत बेकार लक है, क्योंकि सांची के सामने बहुत बड़ा लावा था और उसी के अंदर वही बड़ा सा ड्रैगन था जो ताइका की गेट का ओनर है। सांची को देखते ही वो ड्रैगन लावा से बाहर आ जाता है। वो ड्रैगन कई इमारतों जितना लंबा था और ये है द ड्रैगन किंग गोवल, जो 5वीं क्लैमिटी में आने वाला था। सांची ने उस ड्रैगन से कहा कि तुमने जो स्पेल अपनी सबॉर्डिनेट पर कास्ट किया है उसे तुम्हें हटा देना चाहिए। तब गोवल कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हें मेरी सबॉर्डिनेट के बारे में कैसे पता चला। सांची अपना नाम बताने वाली थी कि तभी वो रुक जाती है और हंसते हुए कहती है, मैं तो अब अपना रियल नाम यूज कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी मेमोरीज वापस आ चुकी हैं और वो अपनी पावर
पावर्स के साथ रियल नाम उस ड्रैगन को दिखाती है। सांची ने कहा, मैं हूँ रेम्बो कंट्री से सिक्स्थ किंग, मैं हूँ शहादत की रानी जूठित। दूसरी तरफ से किसीमा एक बड़ी सी जगह पे आकर फंस चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सी कंट्री है। तभी वहाँ पर वैंक्विस के दो सबॉर्डिनेट आ जाते हैं, जिनमें से एक छोटी सी लड़की थी जिसने सिकिसिमा से कहा कि ये उसका घर है, अगर उसे कोई कंप्लेन है तो वो यहाँ से बाहर जा सकता है। सिकिसिमा ने अंडरवर्ल्ड के क्रिएचर को पहली बार देखा था, इसलिए उसे नहीं पता था कि ये कैसे हो सकते हैं। सिकिसिमा आराम से उनको अपना परिचय देता है। जब वो लड़की सिकिसिमा को देखती है तो दोनों की सेम आईब्रोज थी। फिर वो बड़े से टोबिट से कहती है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बुरा आदमी है, हमें क्या करना चाहिए। तभी सिकिसिमा पूछ लेता है कि वो सभी कौन है। तो वो लड़की हैरान हो जाती है कि सिकिसिमा को उसके बारे में नहीं पता है। फिर वो अपना परिचय सिकिसिमा को देती है कि वो सिक्स किंग में से एक है, ईस्टर द घोस्ट किंग, और ये सिक्स किंग में से बड़ा सा टोबिटो जो बहुत धीरे बोलता है। ये सब सुनकर सिकिसिमा ने कहा, तो तुम सिक्स किंग में से एक हो जैसे कि घोल है। तब ईस्टर ने कहा, हाँ ऐसा ही, लेकिन उससे मिले हुए बहुत समय हो चुका है। तभी वहाँ पर सिक्स किंग में से दो और किंग्स आ जाते हैं। पहली का नाम बारबस था और दूसरी का नाम मारिया, जो सिकिसिमा को देखकर कहती है, तो ये आज का साइड डिश होने वाला है। सिकिसिमा मन ही मन हंसते हुए कहता है, अंडरवर्ल्ड में आते ही उन सभी का सामना इनसे हो चुका है। सिकिसिमा उन सभी को सारी बात बताता है, साथ में ये भी कि वो वैंक्विस के सबऑर्डिनेट का काइंडर है। ये सुनकर मारिया हंसने लगती है और सिकिसिमा से कहती है, इसका मतलब ये है कि तुम मेरे जूनियर हो। साथ ही वो सिकिसिमा को शाबाशी देने लगती है और कहती है कि उसे मारिया के सामने बहुत अच्छे से अब पेश आना होगा। और वहीं सिकिसिमा जो इस चीज से परेशान हो गया था, वो जो ड्रिंक पी रहा था उसे चढ़ रही थी। नॉर्मली कोई भी पॉइजन या शराब भी प्लेयर्स को इफेक्ट नहीं करती। तभी ईस्टर ने कहा कि वो एक लिविंग काइंडर बना है, लेकिन ईस्टर उसमें से रिवर्स को स्मेल नहीं कर पा रही। रिवर्स के बारे में सिकिसिमा को नहीं पता है। तब ईस्टर उसे समझाती है, कुछ लोग जैसे कि जूडियत और घोल तुम्हारे शरीर में सोल को एक्सचेंज कर कर दूसरों से फाइट कर सकते हैं। वो चाहते तो हम में से एक को चुन सकते हैं और इसी को रिवर्स कहते हैं, और ये चीज पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार आती है। तभी सिकिसिमा उस ड्रिंक की वजह से सो जाता है। जो ड्रिंक उसने पी थी वो मारिया की बनाई बूस्ट ड्रिंक थी। अगर वो इस ड्रिंक को पीकर बेहोश हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका है। मारिया उसे नींद में ही रहने के लिए कहती है और टोबिटो को उसे देखने के लिए, और जो ड्रैगन्स उनके घर के बाहर उड़ रहे हैं, अब मारिया उनका ख्याल रखेगी। मारिया अपनी पावर को रिलीज कर उन सभी से लड़ने के लिए तैयार थी। वहीं दूसरी तरफ सांची के सामने ड्रैगन किंग गोवल खड़ा था और दोनों ही आपस में लड़ने के लिए तैयार थे। गोवल ने अपनी फायर स्किल का इस्तेमाल कर सांची के ऊपर एक जोरदार हमला किया। गोवल लावा का ड्रैगन है, इसलिए उसके फायर हमले भी लावा की तरह हैं और वो सांची से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जो कि सांची अनडेड है, इसलिए उसकी वीकनेस फायर है। लेकिन जो कि उसने साका की आंखों में अपनी बहन के लिए आंसू देखा, इसलिए वो होल्ड बैक नहीं करेगी और वो गोवल को मार कर रहेगी। उसने अपनी स्किल किंग अथॉरिटी का यूज किया, जिससे एक और ड्रैगन अपीयर हो गया जो स्केलेटन का बना हुआ था और सांची के कंट्रोल में था, जिसका नाम ड्रैगन ऑफ रूनिस पॉइजन वासुकी है। किंग अथॉरिटी में सांची जिस स्किल का यूज कर रही है उसका नाम स्केलेटन स्पेसिमेन है, जिससे वो मरे हुए क्रिएचर को अपने पास से स्केलेटन के रूप में रख सकती है और साथ ही उसकी पावर्स का यूज कर सकती है, लेकिन वो 100% इफेक्टिव नहीं होंगी। वासुकी ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और हालाहल स्किल का यूज किया, जिससे बहुत सारा पॉइजन निकल रहा था और वो पॉइजन से गोवल पर हमला कर देता है। लेकिन इससे गोवल को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। गोवल सांची से कहता है, तो द किंग ऑफ वेनम ड्रैगन वासुकी तुम्हारे कमांड के अंडर है। जिसे सुनकर सांची कहती है, ये तो तुम्हारा ही पुराना दोस्त है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी ऐसा बना दूंगी और फिर तुम दोनों फिर से दोस्त बन जाओगे। फिर दोनों ही दहाड़ते हुए एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़े। वासुकी गोवल से लिपट गया। वासुकी की हड्डियों में पॉइजन था जो गोवल से लिपटते ही उसके शरीर में जाने लगा, लेकिन इससे गोवल को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो दोनों एक दूसरे पर हमला किए जा रहे थे और सांची उन दोनों को दूर खड़ी होकर देख रही थी। साथ ही में वो मुस्कुरा भी रही थी क्योंकि वो इस फीलिंग को फील कर पा रही है। उसकी यादें चली गई थी। अब वो समझती है कि वो क्या कर रही है, जैसे कि सुबारू के लिए लॉयल रहना, और उसने अपनी मेमोरीज इसलिए खो दी थी क्योंकि वो साइका की रिवर्स बन गई थी। जब 2 स्टार गेट बैटलफील्ड गेट को क्लियर किया गया तो उस गेट की बॉस सांची ही थी, जिसे सुबारू ने हरा दिया था और उसकी वजह से जूडियत यानी सांची अपने असली रूप
रूप में वापस आ गई थी। उसकी मेमोरीज को छीनकर उसे एक छोटे से गेट में बंद कर दिया गया था और उसी गेट में वो दुख में रेंगती रही और उसने बहुत ज्यादा बेइज्जती सही। जब वो अंडरवर्ल्ड जाने वाली थी तभी उसे सामने दिखा कि साइका की बॉडी पर एक गहरा कट लगा है और वो जख्मी हालत में नीचे गिरी है और उस लड़की के सामने एक रेम्बो कलर का गेट था जिसके अंदर से एक जाना पहचाना औरा बाहर निकल रहा था जो वैंक्विस का था और उसे तब पता चल गया कि सुबारू वैंक्विस का सबऑर्डिनेट है और तभी उसे ये भी समझ आ गया था कि अगर साइका मरेगी तो उसे ही काइंडर बनना पड़ेगा। अगर वो इन सारी चीजों को देखे तो उसे समझ आ चुका है वो जूडियट थी जो साइका के लिए बैटल लड़ती। साइका जो इनोसेंट थी और कभी अपना ध्यान नहीं रखती और वो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट भी है और यही वजह थी कि साइका के मरने के बाद सुबारू उसे वापस जिंदा करना चाहता था। और तब सुबारू ने जूडियत की सोल को बुलाया और जूडियत यानी सांची के अंदर तब थी सुबारू के लिए कभी न मरने वाली लॉयल्टी। सुबारू के अंदर उसके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड था क्योंकि सुबारू ने ही उसे गेट से आजाद किया था। लेकिन इस लॉयल्टी में और भी लोग जुड़ गए। उसे इस बात की खुशी है कि उसकी यादें चली गई थी क्योंकि उसका पास्ट वर्जन बहुत ज्यादा घमंडी था और वो जानती है कि अगर उसकी मेमोरीज ना गई होती तो वो इतनी ज्यादा घमंडी है कि किसी के साथ चलने के लिए तैयार ना होती। उसने बीते दिनों को बहुत अच्छे से एंजॉय किया और बहुत सारी नई चीजें सीखी और अब उसने अपनी यादों को वापस पा लिया है इसलिए ताकि वो सुबारू की मदद कर सके। और अब उसके सारे दोस्त भी उसके दिल की गहराइयों में बस गए हैं इसलिए वो वासुकी को ऑर्डर देती है कि वो गुअल को मार डाले। वासुकी ने गुअल को चारों तरफ से जकड़ लिया था जिससे गुअल दर्द में कराह उठा। जब वासुकी गुअल को मारने वाला था वही गुअल अपनी फायर स्किल का इस्तेमाल करता है और एक जोर की दहाड़ लगाता है। जिस स्किल का इस्तेमाल उसने किया था उसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी से लावा निकलने लगता है और जो कि वासुकी उसके शरीर से लिपटा हुआ था इसलिए वासुकी टूटकर बिखर जाता है। गुअल ने कहा तुमने मुझे पास्ट में हराया था लेकिन अब तुम्हारी सोल बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। गेट में रहते रहते तुम्हारी सोल को जंग लग चुका है और अब मैं तुम्हारा खात्मा करने वाला हूँ। ये कहकर गुअल सांची पर हमला करने वाला था तभी सांची ने जवाब दिया तुमने सही कहा मेरी सोल कमजोर हो चुकी है। हो सकता है मैं मर जाऊं यहाँ पे लेकिन मुझे जितना टाइम लेना था मैंने ले लिया। तभी गोल के ऊपर बिजलियां कड़कने लगती हैं। गोल को कुछ समझ आता उससे पहले उसके ऊपर एक बड़ी सी बिजली की लहर आ गिरती है जो थंडर गॉड क्लिम ने किया था और इस स्किल का नाम थंडर ब्लेड है जो गोल को कई हिस्सों में काट देती है। मरते मरते गोल थंडर गॉड से यही पूछता है कि वो यहाँ पर आकर उसे क्यों मार रहा है। तब क्लिम कहता है तुम्हारी वजह से मेरी प्रीसियस स्टूडेंट की आंखों में आंसू आए हैं इसीलिए। कुछ मिनट पहले सी ऑफ ब्रिलाइंस में क्लिम ने वैंक्विस को सीट का डोर खोलने के लिए कहा था। मैं समझा देता हूँ कि वैंक्विस के डोर दो तरीके के हैं। पहला डोर ऑफ ट्रायल जो सिर्फ सुबारू के लिए ओपन होता है वो भी लेवल अप करने पर और दूसरा इस जगह का डोर जो रेड कलर का होता है। और इसी गेट को खोलने के लिए क्लिम वैंक्विस से कह रहा था लेकिन वैंक्विस कहता है कि बार बार सीट के डोर को खोलना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि एडमिन इस जगह को ढूंढ सकता है। तब क्लिम कहता है कि वो लाइट की स्पीड से जाकर वापस आ जाएगा तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्लिम वैंक्विस से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो सीट के डोर को खोल दे इसलिए ताकि वो साइका की सिस्टर को बचा सके। वैंक्विस ने पूछा कि ये सब क्यों कर रहा है। ये सुनकर क्लिम ने बहुत ज्यादा बहादुरी की बातें की जो वैंक्विस के साथ मेरे सर के भी ऊपर निकल गया। वैंक्विस ने कहा कि वो बहुत ज्यादा बकवास करता है। ये कहकर उसने सीट के गेट को खोल दिया और उसे जल्दी से वापस आने के लिए कहा और इसलिए क्लिम आकर गुअल को मार देता है जिससे अब जो 5वीं क्लैमिटी होने वाली थी वो नहीं होगी। क्लिम वापस आकर वैंक्विस को आवाज लगाने लगता है कि तभी साइका क्लिम के सामने आ जाती है और उसे घुटने पर बैठकर धन्यवाद करने लगती है। साथ ही वो रो भी रही थी जिसे देखकर क्लिम उसे गुस्से में डांट लगाता है और उसे खड़ी होने के लिए कहता है कि अगर उसे क्लिम के अंडर में रहना है तो उसे डिसिप्लिन फॉलो करना होगा। ये सब देखकर साइका बहुत ज्यादा खुश थी और साथ ही उसने सोल कन्वर्सेशन के थ्रू सांची को भी इन सब के लिए धन्यवाद कहा जिस पर सांची कहती है कि उसे धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसे भी इससे एक बेनिफिट मिलने वाला है और वो बेनिफिट ये था कि उसने गुअल को भी अपने अंडर कर लिया है। तभी वहाँ पर सिल्वर किंग आ जाता है जिससे सांची कहती है कि वो लेट हो चुका है। सिल्वर किंग कहता है तो मेरे समझाने से पहले वो मारा गया। सांची पूछती है क्या उसे गुस्सा नहीं आ रहा कि उसकी कंट्री का एक महान ड्रैगन मारा गया। तब रुइन ने कहा कि वो एक ओवर बीइंग पर्सन था बहुत ज्यादा गुस्सैल जैसे सभी लोग हेट करते थे और अपनी ही वजह से वो मारा गया तो ये ज्यादा बुरा नहीं है। तभी सांची ने याद दिलाया कि सुबारू की
और इसके हिसाब से वो चीज अभी होने वाली है। वहीं घोल गोल्डन कंट्री में पहुंच चुका था और वो बहुत सारे गोल्डन नाइट को मारकर उनके ऊपर बैठा था। तभी घोल के सामने सिकिसिमा के डोर ऑफ ट्रायल का ओनर आ जाता है, जो घोल से इन सब चीजों के लिए माफी मांगता है। उसने कहा कि अब वो उस जगह को दिखाएगा जहाँ पर घोल आराम कर सकता है। तभी एक नाइट आकर उसे बताता है कि सेफियाना गोल्डन कंट्री में नहीं है। ये सुनकर उस नाइट के साथ घोल भी हैरान हो जाता है। घोल उसे ओल्ड हैंग कहकर बुला रहा था। सेफियाना के जाने से वो थोड़ा सा चिंता में तो लग रहा था, क्योंकि उसे भी पता है कि वो चीज शुरू होने वाली है। और घोल के इतना कहते ही यहाँ पर क्रैक पड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ किंग ऑफ अरोरा और सुबारू की भी बातचीत चल रही थी। सुबारू ने पूछा कि वो फ्यूचर के बारे में कितना जानती है। तब किंग ऑफ अरोरा यानी सिबली कहती है कि वो ज्यादा कुछ तो नहीं जानती, लेकिन जो भी ह्यूमन से रिलेटेड होगा उसमें सुबारू ही रहेगा। उसने बताया कि द रॉयल ट्रमालाइट जो उसकी आंखों में है ये उसकी मदर से उसे मिली है और बस कुछ ही लोगों के पास ये चीज है। ये स्किल उन्हें परमिशन देती है फ्यूचर में देखने की, लेकिन जो उनसे रिलेटेड होते हैं बस उन्हीं की। सुबारू ने पूछा क्या मैं तुमसे रिलेटेड हूँ? तब सिबली ने बताया कि वो सुबारू से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन वैंक्विस से है, जो तुम्हारे गेट का ओनर है, किंग ऑफ रैम्बो। वैंक्विस वही मेरा फादर है। ये सुनते ही सुबारू को एक जोर का झटका लगता है, क्योंकि उसे ये बात नहीं पता थी। और मेरे फादर को जिससे उम्मीदें थी कि वो उन्हें ब्रेक थ्रू करवा सकता है, वो तो ना ही मैं हूँ और ना ही मेरी बहन, लेकिन एक ह्यूमन जो तुम हो। और मैंने अपनी इन्हीं आंखों से वो चीज देखी है, मेरी जिंदगी का आखिरी पल। जैसे सिबली की बात खत्म हुई, वहाँ पर भी स्पेस में क्रैक पड़ने लगे, जो कि ये क्रैक सभी कंट्रीज में पड़ रहे थे। तो कॉपर कंट्री भी इससे इफेक्ट हुई और वार्डन इसे देख पा रहा था। सिबली ने सुबारू से पूछा क्या वो इस इवेंट के बारे में जानता है? तब सुबारू ने बताया हाँ वो इस इवेंट के बारे में जानता है। अंडरवर्ल्ड की मीटिंग से पहले एक ही इवेंट हुआ था जिसका नाम दिया गया पहला हमला। बहुत सारे अंडरवर्ल्ड क्रिएचर एडमिन के वैंगार्ड हाथों आए थे। उन्हें आसमान में चारों तरफ बस वही वैंगार्ड दिखाई दे रहे थे और यही रीजन था कि सुबारू को किंग्स की मीटिंग के बारे में पता था। और जो किंग्स मीटिंग फ्यूचर में होने जा रही थी वो कभी हुई ही नहीं थी। इन्हीं सब गार्ड्स की वजह से, एडमिन के तीसरे हमले की वजह से मीटिंग नहीं हुई। मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा, पहले पहला हमला नाम दिया, अब तीसरा हमला नाम दे रहे हैं। मैं साइड बाय साइड भी दिखा दूंगा, देख लेना। और इसी वजह से ये मीटिंग कभी हुई नहीं और अंडरवर्ल्ड पूरी तरीके से खत्म हो गया और इसे कहा गया द बिगिनिंग ऑफ द एंड। सुबारू ने सिबली से कहा ये तुम्हारा आखिरी पल नहीं है और किंग्स मीटिंग दोबारा होकर रहेगी। और यही वजह है कि सुबारू के सारे साथी यहाँ पर हैं। सुबारू ने अपनी स्किल दोज हु वॉक अंडर द सन को रिलीज किया, जिससे उसकी पूरी पावर बढ़ गई। ये जो पहला हमला हो रहा है ये एडमिन करवा रहा है ताकि वो सिल्वर गोल्ड कॉपर कंट्री के लोगों को मार सके। जिससे होगा ये कि डोर ऑफ ट्रायल के ओनर बहुत सारे मर जाएंगे। जब किसी प्लेयर के डोर ऑफ ट्रायल का ओनर मर जाता है तो उसकी पावर से चली जाती है, जैसे अब साइका के बहन की पावर चली गई है। लेकिन अगर यही चीज बहुत ज्यादा मैसिव अमाउंट में होती है तो जितने भी प्लेयर हैं उनमें से बहुत सारे अपनी पावर खो देंगे, जिससे ह्यूमन गेट के खिलाफ फाइट नहीं कर पाएंगे और इस तरह से पूरी अर्थ गायब हो जाएगी। एडमिन एक तीर से दो निशाने लगा रहा है। सिबली को लगा कि 30,000 सोल्जर्स जो इन्हें मारने के लिए आए हैं वो काफी नहीं है। वार्डन ही इन सभी को अपनी स्किल्स से संभाल लेगा, क्योंकि उसकी डिफेंस एबिलिटी बहुत ज्यादा ताकतवर है। तभी सामा गुस्से में उछलकर तेजी से उन सभी को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है। वो जानता है कि वो हार जाएगा, लेकिन फिर भी वो लड़ेगा। उसने अपनी स्किल का इस्तेमाल किया और उन सोल्जर्स पर हमला किया, लेकिन वो सामने देखकर हैरान हो गया, क्योंकि थोड़ा भी स्क्रैच उस नाइट के ऊपर नहीं आया था। तभी उस नाइट ने अपने भाले को सामा के आर पार कर दिया और वो हवा से नीचे की तरफ गिरने लगा। सुबारू ने अपने ब्लड मोल्ड का इस्तेमाल किया और सामा को अपनी तरफ खींच लिया। उसे आराम से नीचे उतार कर सिबली को उसका ध्यान रखने के लिए कहा। फिर सभी सोल्जर्स सुबारू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन सुबारू अपने ब्लड से एक बड़ा सा बवंडर बनाता है और उन सभी को उसी में समा लेता है। गोल्डन कंट्री में भी ये सोल्जर तबाही मचा रहे थे। सिकिसिमा के ओनर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सभी कहां से आए हैं। तभी घोल ने अपनी स्किल मोड का इस्तेमाल किया और अपनी पूरी पावर को रिलीज करने लगा। साथ ही उसने ये भी कहा कि गोल्डन हैंग अगर यहाँ पर नहीं है तो लगता है मुझे ही मदद करने पड़ेगी। वहीं सिकिसिमा के डोर का ओनर इस बात से चिढ़ा हुआ था कि घोल उसकी रानी को ओल्ड हैंग कहकर बुला रहा है। मोड घोल किंग की लेवल 6 स्किल है, जिससे घोल अपनी पावर्स को यूज कर सकता है और इसकी वजह से उसकी एबिलिटी 480% से बढ़ जाएगी। जैसे सुबारू एक बवंडर लाया था, वैसे ही घोल
उनके ऊपर अपनी स्किल से बरसात करता है और कॉर्प्स फिस्ट के साथ मिला देता है, जिससे उसका हमला और पावरफुल हो जाता है और बहुत सारे नाइट्स को एक ही बार में खत्म कर देता है, जिसे देखकर वो नाइट हैरान हो जाता है और घोल से कहता है तुम मेरी गोल्डन कंट्री को बर्बाद कर रहे हो। जिसे सुनकर घोल चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी कंट्री के बारे में चिंता नहीं कर रहा, मैं बस उन एनिमीज को मार रहा हूँ। ये सुनकर उस नाइट ने कहा अगर उन्हें मारना है तो उनके पास जाओ। तब घोल ने बताया कि क्लोज रेंज स्किल्स उनके ऊपर काम नहीं करती। तब उस नाइट ने घोल से पूछा क्या उसको इन नाइट्स के बारे में कुछ पता है। घोल ने कहा कि वो बाद में एक्सप्लेन करेगा। साथ ही उसने ये भी कहा कि तुम तो सिकिसिमा के डोर ऑफ ट्रायल के ओनर हो, तब तो तुम लॉन्ग रेंज अटैक करने में बहुत ज्यादा माहिर हो, तो उन सभी पर हमला करके उन सभी को पीसेस में तोड़ दो। ये सुनकर वो घोल की बात मान जाता है और अपनी सभी स्किल्स का इस्तेमाल कर उस नाइट पर हमला करने लगता है, जिससे एक ही बार में बहुत सारे नाइट्स मारे जाते हैं। और साथ ही में घोल भी उस नाइट की मदद कर रहा था। वहीं पर लीजा भी खड़ी थी जो इस सारी तबाही को देख रही थी और बहुत ज्यादा गुस्सा थी कि उसकी कंट्री में कुछ अनजान लोग घुस आए हैं। सिल्वर कंट्री में भी इन सभी का आतंक था। साची गूगल के साथ उन सभी को जलाकर राख कर रही थी। साची उन सभी की पावर को फील कर पा रही थी। हर एक की पावर एक 5 स्टार बॉस के बराबर थी, लेकिन गूगल की वजह से इनको मारना आसान था। रुइन भी अपनी पावर से इन सभी पर हमला करता है और एक ही हमले में वो आधे से ज्यादा को खत्म कर देता है। जो ह्यूमन वर्ल्ड में उसका ऑरा था और जो अब का ऑरा है वो बहुत ज्यादा अलग है और यही है सिल्वर किंग की मेन बॉडी। तभी इंपीरियल ड्रैगन आर्मी भी आ जाती है इन सभी नाइट से भिड़ने के लिए। रुइन के आदेश पर सभी मिलकर एक जोरदार हमला उन सभी नाइट्स पर करते हैं, जिससे बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं। पहले रुइन इन सभी को शायद न संभाल पाता, लेकिन सुबारू का काइंडर बनने के बाद उसकी पावर्स बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से वो इन सभी को संभाल पा रहा है। रुइन कहता है इसके लिए वो बाद में सुबारू को धन्यवाद कहेगा। और वहीं रेड कॉपर कंट्री में सभी मिलकर वार्डन पर हमला करते हैं। वार्डन के कंधे पर एक लड़का बैठा हुआ था जो वार्डन को बताता है इन सब के ऊपर क्लोज रेंज अटैक काम नहीं कर रहे। ये सुनते ही वार्डन अपने सभी लोगों को ऑर्डर देता है कि दूर से रहकर ही इन सभी से लड़ा जाए। वार्डन भी उन सभी को मारने के लिए अपनी पावर को रिलीज करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर सुबारू का बवंडर आ जाता है, जिसे देखकर वार्डन हैरान रह जाता है। उसी बवंडर में सभी इधर उधर उड़ने लगते हैं और बस सुबारू के एक आदेश से सभी ये नाइट उसी में डिवावर हो जाते हैं। जैसे लावा में चीजें जलती हैं, वैसे ही सुबारू अपने ब्लड से उन सभी नाइट को जला रहा था। वार्डन ने भी पहचान लिया था कि ये सुबारू है। सुबारू ने वार्डन से कहा तुम्हें सही सलामत देखकर खुशी हुई। तभी सिबली सुबारू से कहती है मैंने देख लिया है, तो तुम्हें सिल्वर किंग की 10% पावर मिली है, इसीलिए टेरिफाइंग ऑरा तुम रिलीज कर रहे हो। अब तो तुम्हारे पास एक भयावह ताकत है। वार्डन गुस्से में सुबारू से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तब सुबारू ने कहा कि मैं उन सभी को संभालने आया हूँ जो तुम्हारी पहुँच के बाहर है, और जल्द ही यहाँ पर एक बॉस आएगा, तो चलो साथ मिलकर लड़ते हैं। बॉस का नाम लेते ही पीछे से स्पेस क्रैक होता है और उससे एक आदमी बाहर आता है जिसका नाम यूडो है और वो एक क्रिम्सन रैंक प्लेयर है। जिसे देखकर सुबारू ने कहा तो ये आ गया। ये सुनकर यूडो ने कहा क्या तुम मुझे जानते हो। ये सुनकर सुबारू को बीती बातें याद आने लगती हैं, क्योंकि फ्यूचर में इसने ही सुबारू को मारा था और इसने ही कहा था कि वो वैम्पिस के पावर के बिना बेकार है और इसने ही पूरे ह्यूमन वर्ल्ड को तबाह कर दिया था। सुबारू ने यूडो का जवाब दिया मैं तो तुम्हारे बारे में नहीं जानता, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वार्डन अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और यूडो से कहता है तो तुम ही हो इस अटैक के पीछे। उसने एक बड़े से पेड़ को उखाड़ा और उसे धनुष में बदलकर सीधा यूडो के सामने कर दिया। सुबारू वार्डन को रुक जाने के लिए कहता है, लेकिन वार्डन कहता है उसे सुबारू की मदद की जरूरत नहीं है। वार्डन बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उसकी कंट्री के बहुत सारे लोग मारे गए थे और वो यूडो को मारना चाहता है। उसने एक और पेड़ को उखाड़ा और उसे तीर में बदल दिया और यूडो की तरह निशाना लगाकर उसने हमला किया। और ये तीर अपने टारगेट का हमेशा पीछा करता रहता है, जिसके बारे में यूडो को पहले से पता है। उसने एक छोटी सी पेपर डॉल निकाली और उसे दूसरी साइड फेंक दिया और वो तीर सीधा उसी पेपर डॉल से जा लगा। फिर यूडो तेजी से वार्डन की तरफ बढ़ गया उसे मारने के लिए। वहीं वार्डन इस बात से हैरान था कि उसका तीर अपने टारगेट को मिस कर गया। तब यूडो ने बताया कि वो एक लो रैंक आइटम था जिसमें उसने अपनी थोड़ी सी मिस फॉर्च्यून डाल दी थी। यूडो अपनी स्किल पैंथन का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे एक बड़ा सा अवतार निकलता है जिसका नाम गॉड ऑफ वॉर था और वो अवतार अपनी स्वॉर्ड से वार्डन पर हमला करता है, जिससे उसका कंधा कट जाता है।
वार्डन को समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे पता चला कि उसका तीर टारगेट का हमेशा पीछा करता रहता है। और ना ही सिर्फ इतना बल्कि उसने तो अवॉइड भी कर लिया। वार्डन ने पूछा क्या वो इंसान है, अगर हाँ तो करना क्या चाहता है। जिस पर यूडो ने कहा कि वो किस बारे में बात कर रहा है उसे नहीं पता, वो बस यहाँ पर आकर अटैक कर रहा है। साथ ही यूडो को ये भी पता है वो वार्डन से हेड ऑन फाइट कर उसे नहीं हरा सकता, इसीलिए वो अपने एक और आइटम को निकालता है और उसे जला देता है, जिससे वार्डन के ऊपर इतना प्रेशर पड़ता है कि वो घुटने पर आ जाता है। उस आइटम ने वार्डन की माना को खींच लिया था, जिसकी वजह से वार्डन की 1/4 स्ट्रेंथ गायब हो गई थी। ये सुनकर वार्डन के पास जो लड़का था वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। तभी उसने एक और अवतार का यूज किया जिसका नाम द गॉड ऑफ फायर वॉल्कन था, और इस लड़के का नाम इकुहाना था। ये लड़का नहीं लड़की है। और इकुहाना को यूडो जलाकर राख करना चाहता है, लेकिन वार्डन अपने हाथ से उसे कवर कर लेता है ताकि इकुहाना को कुछ भी ना हो। यूडो जानता था कि वार्डन इकुहाना को प्रोटेक्ट करेगा, जिसकी वजह से उसे और भी ज्यादा डैमेज होगा। वार्डन के पूरे शरीर में आग लग चुकी थी, और ये सारी चीजें यूडो को इसीलिए पता थी क्योंकि उसका सिस्टम उसे अटैक इन्फॉर्मेशन दे रहा था। तभी सुबारू ब्लड टाइड स्किल का इस्तेमाल करता है और अपने खून से वार्डन को नहला देता है, जिससे सारी आग बुझ जाती है। और अब सुबारू यूडो के सामने खड़ा है। सुबारू वार्डन से कहता है अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि ये पर्सन किसी दूसरी दुनिया से आया है और इसके पास इतनी ताकत है कि वो तुम्हें खत्म कर दे। मुझे लगता है कि हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। सुबारू बात कर ही रहा था कि तभी यूडो सुबारू पर हमला कर देता है। साथ ही वो अपने स्किल जाइंट पंच का इस्तेमाल कर रहा था। तभी अचानक से यूडो के बगल से एक जोर की स्लैश निकली जो सुबारू ने ब्लैक कटाना से लगाया था। एक हमले को अवॉइड करने के बाद वो दूसरे हमले को अपनी ब्लैक कटाना से काट देता है, जिससे एक जोर का धमाका होता है और हमला नलीफाई हो जाता है। यूडो ने कहा कि ये पहली बार था कि किसी ने मेरे जाइंट पंच को डिस्ट्रॉय किया हो। यूडो ने कहा कि उसने इस चीज को याद कर लिया है। तभी सुबारू उसके पीछे आ जाता है और अपनी ब्लैक कटाने से उस पर हमला करता है, लेकिन यूडो नीचे झुककर उसे अवॉइड कर लेता है और आगे कहता है कि मैंने तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप को भी याद कर लिया है। और वो एक किक से ब्लैक कटाना को सुबारू के हाथों से दूर कर देता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के सामने आकर पंचेस से एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगते हैं और फिर झटके से दूर हो जाते हैं। उसके अटैक इन्फॉर्मेशन के अंदर सुबारू की कोई भी जानकारी नहीं आ रही थी। उसने सुबारू का नाम पूछा और सिस्टम पर सुबारू के बारे में देखने लगा और कहा कि एडमिन ने तुम्हें एक बोनस कैरेक्टर बताया है, सेवियर ऑफ द डिवाइन ब्लड, और यही मानवा का नाम है। और अब वो सुबारू को हराने के लिए तैयार है। अटैक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उसे कई सारे मेथड ट्राई करने पड़ेंगे ताकि वो सुबारू की वीकनेस को जान सके। उसके पास बस कुछ सीमित समय है इस अटैक को पूरा करने के लिए, और उससे पहले वो सुबारू को हराना चाहता है। सुबारू ने फिर से अपनी स्किल का इस्तेमाल किया, जिससे चारों तरफ उसका खून फैल गया, जिससे वो अचानक यूडो के सामने आ गया और उसे एक जोरदार पंच मारा, जिससे यूडो घसीट कर पीछे हो गया, जो कि सुबारू की पावर्स में कर्स ऑफ ब्लड होता है। तो इसकी वजह से यूडो को अपनी बॉडी हैवी फील हो रही थी। वो सुबारू को बॉस कहकर बुला रहा था, जैसे किसी गेट के बॉस को बुलाया जाता है। सुबारू ने यूडो से कहा तुमने कहा कि तुम्हारे पास कुछ मिनट बचे हुए हैं, तो थोड़ा सा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इस टाइमलाइन में मुझे हराना नामुमकिन होगा। पूरा कांटो रीजन पहले और दूसरे क्लैमिटी में खत्म हो गया था और कुछ आधे प्लेयर ही बचे थे, और थर्ड क्लैमिटी में सांची और साइका दोनों एक साथ खत्म हो गई, और फोर्थ क्लैमिटी में सिगिसिमा और घोल खत्म हो गए, और जब पांचवी क्लैमिटी आई तो कोई भी घोल को नहीं हरा सकता था। छठवीं क्लैमिटी में टाइगर ने पूरे जापान पर हमला कर दिया, और सातवीं क्लैमिटी में सारे ह्यूमंस मारे गए, बस कुछ गिने चुने प्लेयर बचे थे। और फाइनली आठवीं क्लैमिटी में एडमिन ने वैंकुस को ढूंढ लिया था, और वैंकुस को मारने के लिए एडमिन उसके सीट में चला गया था, और तब वैंकुस भी मारा गया। जैसे ही वैंकुस मरा, सुबारू को उसकी पावर से फील होना बंद हो गई। ये बात उसने गीगा को बताई कि उसकी पावर्स उसे महसूस नहीं हो रही। अब वो प्लेयर नहीं रहा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। तभी सुबारू के बगल में किंग ऑफ ऑरोरा का डोर ऑफ ट्रायल अपीयर हुआ, और उसने अपना नाम सुबारू को बताया कि वो सिबली है, किंग ऑफ ऑरोरा। उसने बताया कि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, तुम्हारे डोर ऑफ ट्रायल का ओनर वैंकुस मर चुका है। जैसे ही सुबारू ने ये बात सुनी वो भड़क गया, उससे पक्का कोई ना कोई गलती हुई होगी। वैंकुस कभी भी किसी को अपने आप को मारने नहीं देगा। तब सिबली ने सुबारू को एडमिन के बारे में बताया कि वही है जिसने स्काई क्लॉक को बनाया है, और ऐसी हजारों दुनिया से वो सोल को हार्वेस्ट करता है। वो हाई बीइंग है जो किसी भी डायमेंशन से परे है। वो जल्द ही अंडरवर्ल्ड पर हमला कर देंगे, और मैं चाहती हूँ कि तुम एक फाइनल स्टैंड लो। सुबारू के पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए उसने किंग ऑफ ऑरोरा की पावर को चुन लिया, जिसके बाद ये
तभी अपीयर हुए जिन्हें ग्लैडियस कहा जाता है। और यूडो ने अपने ग्लैडियस को आदेश दिया कि इस वर्ल्ड पर कॉन्कर करो। जिसमें कुछ गिने चुने प्लेयर बचे थे तो वो भी मारे गए। वो जाकर हर एक कोने में तबाही मचाने लगे। टाइगर भी उनसे लड़ रहा था लेकिन वो भी हारा गया। जब गीगा और सुबारू उन सभी से लड़ रहे थे तभी एक नाइट ने अपने भाले से उन दोनों पर हमला किया। गीगा ने सुबारू को बचाने के लिए उसे धक्का दे दिया और वो भाला गीगा के आर पार हो गया, जिससे गीगा भी मारा गया। पूरी दुनिया अब खत्म हो चुकी थी, सिर्फ सुबारू ही बचा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या, वो लड़े किसके लिए। तभी सुबारू के सामने यूडो आ गया जो सुबारू को इस दुनिया का बॉस बुला रहा था। उसने सुबारू से कहा भागने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम मेरे टाइम को वेस्ट करोगे। सुबारू उससे चिल्लाते हुए पूछता है कि वो कौन है, वो कहाँ से आया है, वो क्यों इस दुनिया को तबाह करना चाहता है। तब यूडो ने जवाब दिया कि वो अर्थ से है। सुबारू ये जानकर हैरान हुआ जो कि यूडो के पास टाइम कम था, इसलिए वो बातचीत कर टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने सुबारू से कहा कि बिना रजिस्ट किए तुम मर जाओ, लेकिन सुबारू ने कहा कि वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगा, तब तक जब तक उसकी सोल डिसअपियर नहीं हो जाती। यूडो ने कहा कि वो बहुत ज्यादा बोरिंग है। ये कहकर उसने सुबारू को मार दिया और अब का समय है जब सुबारू यूडो से फिर से फाइट करने वाला है। सुबारू ने यूडो से कहा इस बार मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा। सुबारू ऐसी बातें कर रहा था कि जैसे वो यूडो से पहले मिल चुका हो। यही चीज यूडो को थोड़ी कंफ्यूज कर रही थी। यूडो ने कहा कि उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है सुबारू की बकवास में। उसने अपने गॉड ऑफ फायर के अवतार से सुबारू पर हमला किया, जिसके काउंटर में सुबारू ब्लड मोल्ड का इस्तेमाल कर रहा था। उसने एक और अवतार का इस्तेमाल किया जिसका नाम गॉड ऑफ थ्यूस था, जिससे उसकी मूवमेंट स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई और वो सुबारू के चारों तरफ तेजी से घूमने लगा और अचानक से अपने पंच से सुबारू पर हमला किया, लेकिन सुबारू से अवॉइड कर लेता है। फिर यूडो लगातार सुबारू पर पंचेस बरसाए जाता है और सुबारू अपने ब्लड मोल्ड से शील्ड बनाकर उन पंचेस को रोक रहा था। यूडो ने पहली बार इस जैसे स्किल को देखा था और वहीं सुबारू ने यूडो के इस स्किल को फ्यूचर में नहीं देखा था। यूडो की पाइथन स्किल की ग्रीक के गॉड का इस्तेमाल कर सके, इसे इस्तेमाल करना भी बहुत ज्यादा आसान है, बस उसे सोचना होगा और वो स्किल को इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा टेरिफाइंग चीज है उसकी सब स्किल, और यही मेन रीजन था कि सुबारू फ्यूचर में इससे हार गया था। यूडो ने सोचा जो कि सुबारू अपने ब्लड से यूडो की फ्लेम को बुझा सकता है, इसीलिए वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सुबारू के वीक स्पॉट को खोजे। फिर उसने अपनी सब स्किल ऑक्सीजा का इस्तेमाल किया, जिससे वो सामने वाले की जितनी भी स्किल को देखेगा उसे रिकॉर्ड कर लेगा और फिर सिस्टम उससे निपटने के लिए यूडो को पावर देगा। यानी पहली स्किल दोबारा उसके ऊपर काम नहीं करेगी, क्योंकि पहली बार स्किल को यूज करने के बाद दोबारा यूडो को उस स्किल का समाधान उसे दे देगा। तभी सुबारू ने अपनी डिवाइन चेजल को निकाला, जिससे एक टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकल रही थी और इसे पहले यूडो ने नहीं देखा। यूडो को हराने के लिए ऐसा अटैक करना होगा जो उसने पहले कभी नहीं देखा हो। सुबारू अपने डिवाइन चेजल की सेकंड फॉर्म को इस्तेमाल कर रहा था। यूडो अपने गॉड ऑफ अवतार के साथ सुबारू पर हमला किया, लेकिन सुबारू ने ड्रैगन स्लैश का इस्तेमाल किया और उस अवतार को काट दिया। सुबारू काइंडर्स की पावर को इस्तेमाल कर रहा है और ये ड्रैगन स्लैश रेंजी की स्किल है। यूडो ने अचानक सुबारू की पावर्स में बदलाव देखा और उसने कहा तुम तो मुझे हैरान कर इंटरटेन किए जा रहे हो, तुम सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। दूसरी तरफ मारिया सिकिसिमा को बता रही थी कि इस यूनिवर्स में बहुत सारी दुनियाएं हैं। एक वर्ड ने एक ह्यूमन वर्ड को ढूंढा, जब एक ह्यूमन वर्ड मिला तो दूसरा भी मिल गया और जब दूसरा ढूंढा गया तो तीसरा मिल गया और मुझे लगा कि यहाँ पर सिर्फ 3 ही नहीं बहुत सारी दुनियाएं हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें जाननी बाकी हैं। एडमिन इन सारी दुनिया को कहां से कंट्रोल करता है और इनके गेम्स के रूल को कैसे डिसाइड करता है। मुझे लगता है कि एक कंपनी है जो ऐसे ही बहुत सारे गेम को बनाती है और उन्हें बेचती है। सिकिसिमा ने कहा लगता है तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ पता है। तब मारिया कहती है मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। ये सुनते ही सिकिसिमा को एक झटका लग जाता है कि ये भी एक ह्यूमन है। मारिया कहती है कि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि जो पर्सन लड़ने आया है वो भी तुम्हारी जैसी किसी दुनिया से बिलोंग करता है और कुछ वैसे ही रूल उसके ऊपर भी लागू होते हैं। एक दिन जो गेट किसी भी डायमेंशन में जाने की अनुमति देता है वो पूरी दुनिया में दिखाई दिए और तभी स्काई क्लॉक भी अपीयर हुआ। गेम की शुरुआत अनाउंसमेंट से की गई और यूडो को बताया गया कि हाइपीरियन ऑनलाइन ने उसे एक प्लेयर के तौर पर चूज किया है जो इस दुनिया को बचाएगा। साथ ही वो क्रिम्सन टीम का मेंबर बन
बन गया है। अपने साथियों के साथ उसे गेट के अंदर जाना होगा और उसे दूसरी दुनिया को जीतना होगा। अगर वो सक्सेसफुल रहा तो उसे रेयर आइटम्स मिलेंगे, लेकिन अगर वो फेल हुआ तो उसे पेनल्टी मिलेगी। और इस तरह से बहुत सारे लोगों को चुना गया जिन्हें प्लेयर कहा गया, और उन्हें गेट के अंदर के बॉस को हंट करना होता है और फाइट करने के बाद उनका लेवल भी बढ़ता। और एक टाइम ऐसा था जब वो एक बॉस को नहीं हरा पाए और एक ड्रैगन आकर उनकी दुनिया में तबाही मचाता है, जिसमें कई सारे प्लेयर मारे जाते हैं। लेकिन आखिर में यूडो उस ड्रैगन को हरा देता है। यूडो ने इस खेल को जारी रखा और अपने जीवन को 8 साल तक दांव पर लगाया। और फिर एक दिन यूडो को एक स्पेशल इवेंट के लिए इनवाइट किया गया, जिसमें उसे अंडरवर्ल्ड पर कॉन्कर करना होगा। और उसे इसलिए चूज किया गया क्योंकि पूरी दुनिया में वही सबसे ज्यादा ताकतवर है और वही आखिरी प्लेयर बचा था जो गेम के पीछे बैठकर इसको कंट्रोल कर रहे थे। उन्होंने यूडो से पूछा कि वो फाइट क्यों करना चाहता है, क्योंकि उसकी दुनिया तो पहले ही तबाह हो चुकी है, बस कुछ गिने चुने लोग बचे हैं। यूडो ने जवाब दिया कि वो देखना चाहता है वो कितना ज्यादा पावरफुल है और वो कितने आगे तक जा सकता है, और साथ ही मैं उन रेयर आइटम्स को भी पाना चाहता हूँ। जिस चीज में मैं अच्छा हूँ वही मैं करूँगा। और अब रेड कॉपर कंट्री में यूडो के सामने सुबारू खड़ा है। सुबारू रेंजी की पावर को यूज कर रहा था। सुबारू का प्लान है कि वो अचानक से हमला कर यूडो को मार दे और ऐसा अटैक करे जो उसने पहले कभी न देखा हो। और यूडो के अंदर था कि वो सुबारू के ऊपर कॉन्कर करे। जितने भी अटैक सुबारू ने यूडो के ऊपर किए हैं वो सारे यूडो को पता लग चुके हैं। साथ ही में यूडो को ये भी पता है कि सुबारू एक वैम्पायर है। यही सब सोचकर उसने एडमेंट हेल्फर नाम के आइटम को चूज किया और सुबारू के हमला करने पर गॉड की स्किल्स का इस्तेमाल कर तेजी से सामने से गायब हो गया और अपने एडमेंट से सुबारू के चेहरे पर एक कट लगा दिया। और सुबारू के हमला करने पर फिर से वो सामने से गायब हो गया। दोनों ही बराबर ताकतवर हैं, लेकिन जिसके पास ज्यादा स्किल होगी और जितनी अच्छी स्किल होगी वही जीतेगा। जैसे ही यूडो ने सुबारू के ऊपर हमला करना चाहा, वैसे ही सुबारू उसके सामने आकर अपनी तलवार से उसके हमले को रोक लेता है और कई सारे हमले यूडो के ऊपर करता है, जिसे यूडो ब्लॉक करे जा रहा था। सुबारू ने ड्रैगन स्लैश के साथ कई सारी स्किल्स का इस्तेमाल किया, लेकिन जो कि ये स्किल्स दोबारा इस्तेमाल की जा रही थी, इसलिए यूडो को इसका काउंटर पता था और कोई भी स्किल यूडो के ऊपर काम नहीं कर रही थी और इन्हीं स्किल्स के साथ लूक हरा दिया गया था। लेकिन यूडो अभी भी सामने ऐसे खड़ा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यूडो ने सुबारू से कहा, जैसा मैंने सोचा था, इस तलवार के साथ तुम्हारी स्वॉर्ड्समैनशिप अलग हो जाती है, वैसे नहीं रहती जैसी ब्लैक कटाना के साथ थी, लेकिन इन अटैक्स को मैंने पहले ही याद कर लिया है तो इसका कोई फायदा नहीं है। फिर यूडो भी सुबारू के ऊपर हमला करने लगता है, जिसे सुबारू ब्लॉक किए जा रहा था और यूडो के हमले बहुत ज्यादा पावरफुल और हैवी थे। यूडो ने एक फाइनल हमला कर सुबारू के नीचे फेंक दिया और फिर तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी सुबारू ने ब्लैक कटाना को निकाल लिया, जिसे देखकर यूडो रुक जाता है। ब्लैक कटाना से थोड़े निगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं, इसलिए यूडो डायरेक्ट ब्लो एक्सचेंज नहीं कर सकता है। तभी सुबारू ने डिवाइन चेजल स्किल का इस्तेमाल किया, जिससे बहुत सारी स्लैशें यूडो की तरफ बढ़ने लगती हैं, जो पूरे स्पेस को फिल कर रही थी और बहुत ज्यादा फास्ट भी थी, जिससे यूडो तेजी से बच रहा था। यूडो को लगा कि यही सुबारू का ट्रम्प कार्ड है। इस अटैक से बचने के लिए यूडो अपनी स्किल्स को याद करने लगता है, लेकिन उसके पास इसका कोई भी समाधान नहीं था। सुबारू के पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और ऐसा एनिमी पहले यूडो को कभी नहीं मिला। यूडो को पता था कि वो अपने इस हमले का फायदा उठाएगा और अचानक से यूडो के ऊपर हमला करेगा, जिसके लिए यूडो पहले से तैयार था। और जैसे ही सुबारू ने हमला किया, यूडो ने अपने हथियार से उसके पेट को काट दिया, साथ में उसके डिवाइन चेजल को भी। लेकिन जो इतनी सारी स्लैशेज आसपास घूम रही थी, उसकी वजह से यूडो का एक हाथ कट जाता है। वो जानता था कि उसका हाथ कटेगा, लेकिन यूडो ने फिर भी सुबारू पर हमला करना चुना। यूडो मन ही मन कहता है कि तुम पहले ऐसे बॉस हो जिसके साथ लड़के मजा आ रहा है और अब लगता है कि तुम जल्द ही हार मान जाओगे। मुझ पर कोई भी हमला दोबारा काम नहीं करता है। ये कहकर उसने अपने हाथ को सुबारू के पेट के आर पार कर दिया और उसके मुंह से खून आने लगा। सुबारू ने अपने फ्यूचर वाले सेल्फ से वादा किया था कि उसकी दुनिया तो बर्बाद हो गई, लेकिन वो अपनी दुनिया को बर्बाद होने नहीं देगा। वो खराब हुई डेस्टिनी को बदल कर रहेगा। अपने ब्लड से सुबारू ने यूडो के हाथ को पकड़ लिया और उसके सीने पर अपना हाथ रख दिया। वो ऐसे स्किल का इस्तेमाल करने वाला है जो वैम्पायर की फॉर्म में ही यूज की जा सकती है। इस स्किल का यूज करने पर 1/5वां हिस्सा माना का यूज हो जाता है और इसीलिए इसे सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस स्किल का यूज करने के लिए सुबारू को अपने आप को एक्सपोज करना होगा ताकि एनिमी करीब हो। और सुबारू ने जैसे ही उस स्किल का इस्तेमाल किया, यूडो के ऊपर काउंटलेस स्लैश पड़ने लगे
और इस स्किल का नाम है रिफ्ट क्लीवर। यूडो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या। रिफ्ट क्लीवर, वैंकविश ने ही कहा था कि सुबारू यूडो के खिलाफ इस स्किल का इस्तेमाल करे और यही एक स्किल है जो सुबारू के पास सबसे ज्यादा ताकतवर है, यानी सुबारू की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल यही है। और इस अटैक का इस्तेमाल सुबारू ने पहले भी किया था जब वो रूइन से फाइट कर रहा था। दूर से खड़ा होकर वार्डन भी ये सब देख रहा था और वो हैरान था सुबारू की इतनी पावर को देखकर। सुबारू की ये स्लैशेज स्पेस को भी काट देती हैं और यूडो भी इन स्लैश की चपेट में आ जाता है और वो भी काटा जाता है। यूडो सुबारू से कहता है, मुझे समझ आ गया, तुम शुरुआत से ही यही अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे। मरते वक्त उसने सुबारू की तारीफ की और इस तरह से यूडो मारा गया और यूडो के मरते ही पूरा आसमान लाल से फिर से नीला हो जाता है। वार्डन को समझ आ जाता है कि जब सुबारू कह रहा था कि चलो साथ मिलकर लड़ते हैं, तब उसे वार्डन की जरूरत भी नहीं थी, वो अकेले ही यूडो को हरा सकता था। तभी सुबारू वार्डन के पास आकर उसे एक हीलर को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन वार्डन तो सुबारू से अपना मुंह फेर लेता है। लेकिन इकुहाना सुबारू की मदद करने चली जाती है। इकुहाना सुबारू को हील करते हुए कहती है, हमें मिले काफी समय हो चुका है। सुबारू को समझ नहीं आया कि वो क्या बात कर रही है। तभी इकुहाना बताती है कि गेट के अंदर सुबारू ने उसका सर काट दिया था। ये सुनते ही सुबारू हैरान रह जाता है, फिर उसका धन्यवाद करता है। इकुहाना ने कहा, मुझे नहीं पता था कि ह्यूमंस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तब सुबारू ने कहा कि वार्डन उससे ज्यादा ताकतवर है, उसने इस लड़ाई के लिए बहुत समय पहले से तैयारी कर रखी थी, इसीलिए वो जीत पाया है। और वोडो जो प्लेयर था, मुझे लगता है कि वो भी हमारी जैसी किसी दुनिया से आया है। ये सब सुनकर वार्डन ने कहा, तो वो दूसरी दुनिया से आया था, इस दुनिया पर कॉन्कर करने। उसके अननोन आइटम्स और उसके स्किल से चैलेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। मैं ये मानता हूँ कि अगर तुम यहाँ पर न होते तो मैं उसे कभी भी नहीं हरा पाता। मन ही मन सुबारू कहता है कि तुम फ्यूचर में हरा ही दिए गए थे। वो सभी बात कर ही रहे थे कि तभी पीछे से यूडो आ जाता है, जिसे देखते ही वो सभी हैरान हो जाते हैं। यूडो कहता है कि वो अब अर्थ पर जा रहा है। सुबारू हैरान हो गया कि वो वापस कैसे जिंदा हो गया, शायद उसके पास कोई आइटम हो वापस रिवाइव होने का। वार्डन बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो सुबारू को साइड हटाकर यूडो पर एक जोरदार हमला करता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और वहाँ पर गड्ढा बन जाता है। लेकिन यूडो को कुछ भी नहीं हुआ था। उसने कहा कि वो वापस जा रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा जो वो कर सके। उसका टाइम पहले ही खत्म हो चुका है। एडमिन उसे वापस बुला रहा है, जो कि मैंने तुम पर कॉन्कर नहीं किया है तो मुझे एक पेनल्टी मिलेगी, तुम जीत गए। सुबारू ने पूछा, क्या वो एडमिन के बारे में कुछ जानता है, जिस पर यूडो मना कर देता है कि उसके पास कोई भी क्लू नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि हम दोबारा मिलेंगे और मैंने वो सारे अटैक याद कर लिए हैं जो तुमने मुझ पर किए थे और अगली बार मैं नहीं हारूंगा। साथ ही धीरे धीरे कर वो गायब हो रहा था। ये सब सुनकर सुबारू कहता है, क्या इसे हारने से नफरत है? मैं तुम प्रे करता हूँ कि इसे दोबारा न देखना पड़े। ये सुनकर यूडो मुस्कुराते हुए वहाँ से धीरे धीरे कर गायब हो जाता है और अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। सिस्टम यूडो का दोबारा से स्वागत करता है। सिस्टम ने यूडो से पूछा क्या उसने इवेंट को एंजॉय किया। तब यूडो ने जवाब दिया कि हाँ, उसे ये चैलेंज अच्छा लगा। साथ ही उसने ये भी कहा कि अब उसे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो भी पेनल्टी है उसे जल्दी दो। सिस्टम पेनल्टी बता रहा था, तभी बीच में वो रुक जाता है। यूडो कहता है, क्या हुआ, बोलो क्या पेनल्टी है। तभी सिस्टम कहता है, भागो। वो कुछ आगे कहता उससे पहले सिस्टम ग्लिची होने लगता है और टूटकर बिखर जाता है। तभी स्पेस में क्रैक पड़ते हैं और एक बड़ी सी आंख यूडो की दुनिया में दिखाई देने लगती है, जिसे देखकर यूडो कहता है, मुझे लग रहा है तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा ओपोनेंट कौन है, मेरा काम है बस उन पर काउंटर करना। और अब इस बड़ी सी आंख से यूडो लड़ने के लिए तैयार है। नीचे कमेंट में बताओ कि यूडो इसे सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं। दूसरी तरफ वार्डन अपने सभी जख्मी लोगों को ठीक कर रहा था। तभी इकुहाना घुटने पर बैठकर वार्डन से परमिशन मांगती है कि वो सुबारू को गोल्डन कंट्री छोड़कर आए, लेकिन वार्डन मुंह फेर लेता है। सुबारू इससे हैरान था क्योंकि सुबारू ने अभी अभी उसकी जान बचाई। ये देखकर वो इकुहाना को मना कर देता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। सुबारू ने कहा कि कोई यहाँ पर आ रहा है उसे लेने के लिए। किंग ऑफ ऑरोरा यानी सिबली ने उसे एक इन्फॉर्मेशन दी है। तभी वहाँ पर सैफियाना आ जाती है अपनी गोल्डन ईगल के ऊपर, जिसे देखकर वार्डन हैरान हो जाता है। वो वार्डन से कहती है सुबारू अब उसके अंडर में है, अगर सुबारू को कुछ हुआ तो गोल्डन कंट्री से वार्डन की फाइट हो जाएगी। सुबारू को इसके बारे में पहले से ही पता था और सिबली ने उसे सावधान भी किया था। जब वो ये इन्फॉर्मेशन सुबारू को दे रही थी तो वो हंस भी रही थी। जब सुबारू ने पूछा कि वो हंस क्यों रही है, तब सिबली ने
कहा कि कहाँ वो हंस रही है, वो तो बस ये बता रही है सफियाना यहाँ पर आएगी और उसे लेकर जाएगी क्योंकि वो सुबारू से शादी करना चाहती है। सफियाना ने अपना हाथ सुबारू की तरफ बढ़ाया और उसे साथ चलने के लिए कहा। वार्डन ने पूछा कि सफियाना यहाँ पर क्या कर रही है। तब सफियाना ने बताया कि वो बहुत देर से इधर उधर घूम रही है ताकि वो सुबारू और सुबारू के लोगों को ढूंढ पाए और वो यहाँ पर खुद आकर सुबारू से माफी मांग रही है। ये सुनकर सुबारू ने कहा मुझे तो नहीं लगता कि तुम सॉरी फील भी कर रही हो। तब सफियाना कहती है तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, तुम चाहे जैसा सोचो लेकिन मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। वार्डन सफियाना के इस बिहेवियर से गुस्सा था लेकिन सफियाना कहती है मैंने रियलाइज किया है कि तुम्हारे जैसे किसी को अपने हाथों से मारकर मैं अपना टाइम बर्बाद करूंगी। ये कहकर वो अपनी पावर्स को रिलीज करने लगी। फिर वो सुबारू को अपनी तरफ बुलाती है ताकि वो सुबारू को यहाँ से ले जा सके और अपनी बातचीत को आगे बढ़ा सके। लेकिन सुबारू कहता है मैं मना करना चाहता हूँ। हंसते हुए सफियाना कहती है तुम्हारे पास ये ऑप्शन नहीं है। फिर वो सुबारू को लेकर गोल्डन कंट्री के लिए निकल जाती है। वो सुबारू से दो चीजों के लिए माफी मांगना चाहती थी। पहले जो लीजा ने किया उसकी वजह से, मैंने उससे 4 दिन पहले से ही कह रखा था कि तुम लोगों की अच्छे से मेहमान नवाजी करनी है, लेकिन जैसे ही तुम लोग आए उसने अपने आप से काम करना शुरू कर दिया और खुद से ही एक्शन लेने लगी। वो काम करने में बहुत ज्यादा अच्छी है लेकिन जब वो चीजें अपने हाथ में लेती है तो केयरलेस हो जाती है। इसलिए सुबारू से वो लीजा को माफ करने के लिए कहती है क्योंकि वो सफियाना के बारे में कुछ ज्यादा ही चिंता करती है। सुबारू ने सफियाना से पूछा क्या उसने लीजा को माफ कर दिया है। तब सफियाना कहती है कि लीजा का धन्यवाद करना चाहिए, उसी की वजह से तुम वार्डन को प्रोटेक्ट कर पाए हो और साथ ही तुमने उस इंसान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, इसके लिए तो उसे शाबाशी देनी चाहिए। सुबारू ने कहा उसने तो तुम्हारे ऑर्डर को नहीं माना है लेकिन फिर भी। ये सुनकर सफियाना कहती है जो भी इस दुनिया में होता है वो सब इंटरटेनमेंट जैसा है, लेकिन जब तुम किंग बन जाते हो तो डिस्ट्रक्शन तुम्हारे पीछे रहती है। तुम अपनी थिंकिंग से बाहर नहीं आ सकते और इसे तुम डेस्टिनी कह सकते हो। क्या बुरा है क्या अच्छा कोई भी नहीं जानता जब तक तुम फ्यूचर को समझ नहीं लेते। फ्यूचर की बात सुनकर सुबारू को थोड़ी हैरानी होती है। सफियाना आगे कहती है तो उन्हें बचाओ और खुश रहो। फर्स्ट क्लैमिटी की अगर बात की जाए तो सफियाना ने सुबारू को बस इसीलिए छोड़ा था कि वो इंटरेस्टिंग लग रहा है और जब वैंक्विस भी पहली बार सुबारू से मिला था तो उसने भी सुबारू को इंटरेस्टिंग कहा था। साथ ही सफियाना ने सुबारू को यह भी बताया कि उसने और बहुत सारे लोगों को भेजा है ताकि सुबारू के साथ ही सही सलामत गोल्डन कंट्री वापस आ जाए, जिसके लिए सुबारू ने उसे धन्यवाद कहा। साथ ही उसने दूसरी चीज पूछी कि वो और किस चीज के लिए माफी मांगना चाहती है। तब सफियाना ने कहा कि कुकू काइजे के लिए। ह्यूमन वर्ल्ड में सिर्फ 3 ही लोग गेट और डोर को कंट्रोल कर सकते थे, उन्हीं के पास ये स्किल थी कि वो डोर को अपीयर कर सके। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट के चलते कुकू काइजे को इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए कहा गया, लेकिन उसके बीच में किसी और ने आकर टांग अड़ाई, लेकिन पता नहीं वो कौन था। तब सुबारू को उस एक्स पर्सन के बारे में याद आया जो सुबारू के फ्यूचर को चेंज कर रहा है। सफियाना ने आगे कहा कि मैं उस इंसान को देख सकती हूँ जिसके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद है। वो सुबारू के करीब आकर सुबारू से आगे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी चाहिए। वो किसी स्किल का इस्तेमाल करने लगती है और सुबारू से कहती है तुम सभी लाइफ लाइन हो किंग ऑफ ऑरोरा के फ्यूचर की। सुबारू को लगा कि सफियाना को इतना सब कुछ पहले से पता है, कहीं वो सुबारू की आंखों में कुछ रेड तो नहीं कर रही। सुबारू ये बात मन में कह रहा था। तभी सफियाना कहती है तुम्हारे चेहरे पर लिखा है कि मैं किसी रीडिंग स्किल का इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर वो जोर जोर से हंसने लगती है और सुबारू से कहती है ये तो मेरा गेस था। ये सुनकर सुबारू हैरान हो जाता है। फिर सफियाना आगे कहती है कि उसके पास ऐसी कोई स्किल नहीं है। फिर सफियाना सुबारू को प्रपोज कर देती है शादी के लिए, ये कहकर कि अगर सुबारू के साथ उसकी शादी हो जाती है तो ये दुनिया और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो क्या मेरे हस्बैंड बनना चाहोगे सुबारू? जिस पर सुबारू कहता है मैं रिस्पेक्टफुली डिक्लाइन करता हूँ। ये सुनकर सफियाना हंसते हुए कहती है मैं तो तुमसे गुस्सा हो गई। वहीं दूसरी तरफ सी ऑफ वुडलाइंस में ये सब देखकर वैंक्विस शांत बैठा हुआ था। साइका ने पूछा क्या उसे कुछ हुआ है? तब वैंक्विस कहता है अगर क्या होगा जब तुम्हारी बचपन की दोस्त तुम्हारे सबऑर्डिनेट को प्रपोज करे। साइका को ज्यादा कुछ समझ तो नहीं आता, लेकिन वो कहती है कि शायद वो दोनों ज्यादा प्यार करते हो। वहीं ये बात सुनकर वैंक्विस अपना सर पकड़ के बैठ जाता है, फ्रस्ट्रेट होकर अपनी पावर्स को रिलीज करने लगता है। फिर गोल्डन कंट्री में सफियाना सुबारू को लेकर आ जाती है। सफियाना लीजा को एक जोर का मारती है उसकी गलती के लिए। सुबारू के आते ही उसके सारे मेंबर्स भी आ जाते हैं और सभी फिर सुबारू से मिलते हैं। वो सभी तैयार हैं किंग्स मीटिंग के लिए, द मीटिंग ऑफ किंग्स। इसमें 200 कंट्रीज शामिल होती हैं और अंडरवर्ल्ड में जो
जो भी दिक्कतें होती हैं उनके बारे में बात किया जाता है, जैसे पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर और एजुकेशन, ऐसी ही बहुत सारी चीजें। और ये मीटिंग 10 दिनों तक चलती है। जब साइका ने कहा 10 दिनों तक, तब सेकिशिमा ने बताया कि जो मीटिंग्स ह्यूमन वर्ल्ड में होती हैं वो कम से कम 2 महीने तक चलती हैं। सुबारू मीटिंग में बस इसीलिए जा रहा है ताकि वो ह्यूमन वर्ल्ड में अपीयर होने वाले गेट के बारे में बात कर सके। सुबारू को रहने के लिए एक टावर दिया जाता है जो ल्यूक के टावर जैसा लग रहा था। तब लीजा ने बताया कि हाँ, ये कुछ वैसा ही है। साथ ही लीजा को सफियाना ने पनिशमेंट दी है कि अब वो कोई भी फालतू हरकत नहीं करेगी। केवल किंग्स को ही इस मीटिंग में शामिल होने के लिए कहा गया है और हमेशा की तरह सुबारू के काइंडर सोल कम्युनिकेशन से उसकी सारी बातें सुनते हैं और दूर रहकर उसे देखते हैं। बहुत समय के बाद वो सभी सोल कन्वर्सेशन को यूज कर पा रहे थे। वहीं गीगा को भरोसा नहीं था कि सुबारू खुद से ही मीटिंग में अपनी बात को रख पाएगा और इस पर आर्काई भी एग्री करता है। ये सुनकर सुबारू हैरान हो जाता है, लेकिन सांची को ऐसा नहीं लगता है, जिसे सुनकर सुबारू को थोड़ा अच्छा फील होता है। और अब सेकिशिमा मीटिंग में क्या क्या होगा उसका प्लान बनाएगा। फ्यूचर के बारे में पहले ही सिबली ने बता दिया है कि क्या क्या हो सकता है, जो कि फ्यूचर में लड़ाई के बाद कोई भी मीटिंग हुई ही नहीं थी। इसलिए जो भी ब्रेसलेट में जानकारी थी ऑटो क्लैमिटी को लेकर वो सारी यूज हो चुकी है। अब उसमें सिबली की सिर्फ फ्यूचर वाली प्रिडिक्शन है। तो सिबली ने जो भी प्रिडिक्शन की है फ्यूचर को लेकर, उसी के आधार पर सेकिशिमा प्लान बना रहा है। उसने कहा कि सुबारू सीधा 10वें दिन पर अपनी बात रखेगा और रुइन प्रपोजल को अप्रूव करेगा। वार्डन इसके अपोजिट में रहेगा और सफियाना इस पर रोक लगाएगी। फिर तब तक के लिए गेट को रोक दिया जाएगा जब तक कोई डिसीजन नहीं आ जाता। लेकिन इसमें भी 2 खामियां हैं। पहला कि एडमिन ये नोटिस कर लेगा कि उसके रूल्स में कुछ चेंज किया जा रहा है, और दूसरा इशू ये है कि इससे क्या होगा किसी को नहीं पता। सुबारू ने सेकिशिमा से पूछा क्या वो जो चाहे 9 दिन तक वो कर सकता है, जिस पर सेकिशिमा कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन प्रे करते रहना कि वो ह्यूमन रियलम से गेट्स को बाहर कर दे। फिर सुबारू उस टावर के अंदर आता है जहाँ पर मीटिंग होने वाली थी। वहाँ पर बहुत सारी पोजीशन थी, अपर, मिडल, लोअर, और सुबारू को सफियाना की वजह से अपर पोजीशन में जगह मिली है। तभी वहाँ पर 19वें नंबर का किंग आ जाता है जिसका नाम वैड था। वैड सुबारू को एक इंसान कहकर हटने के लिए कहता है, जिसे सुनकर लीजा कहती है मीटिंग में आए हुए गेस्ट से ऐसे बात करना क्या रूड नहीं है। लीजा का ये रूप देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यही थे जो इंसानों को अंडरवर्ल्ड में लाते ही उन्हें अलग अलग जगह पर भेज देती है। वैड कहता है तुम्हें लगाम अपनी जवान पर लगानी चाहिए, मेरा रैंक तुमसे हाई है और मैं बस उसे हटने के लिए कह रहा था। ये सुनकर लीजा गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती, इसलिए वो साइड हटकर वर्ड को रास्ता दे देती है और वो अपनी सीट पर बैठकर ऊपर चला जाता है। तभी वहाँ पर 3 और किंग आते हैं। बीच वाली लड़की जिसका नाम लूट था वो सुबारू को देखकर कहती है तो तुम वही इंसान हो जिसके बारे में आजकल सभी किंग बात कर रहे हैं। जिसे सुनकर 25वां किंग राकन कहता है इसे तो कामिना पर छोड़ दो, और ये है 23वां किंग कामिना, और ये लड़की 22वीं किंग लूट, जो कहती है हाँ इसे तो कामिना देख लेगा। फिर वो तीनों भी अपनी सीट पर बैठकर ऊपर चले जाते हैं। उन सभी की हरकतों से लीजा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वो सुबारू को सीट पर बैठ जाने के लिए कहती है और सुबारू भी सीट पर बैठकर ऊपर चला जाता है। वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग किंग थे जो अलग अलग दिख भी रहे थे। सुबारू उन सभी को देख रहा था। वहाँ पर कुछ और जगह थी जो खाली पड़ी थी। तभी सोल कम्युनिकेशन के थ्रू रुइन सुबारू को सारी जानकारी देने लगता है। वो ऊपर 3रे नंबर पर बैठा हुआ था। उसने कहा कि बहुत सारे ड्रैगन्स हैं और वार्डन भी है जो यहाँ पर फिट नहीं आ सकता, और जो यहाँ नहीं आ सकते उनके लिए वॉइस आइटम रखा गया है। वो बाहर से जो भी बात बोलेंगे वो बात यहाँ पर सुनाई देगी। रुइन ये भी बताता है कि यहाँ पर ब्लैक कंट्री भी आई है जहाँ से कुकू काइजे था और उसका रैंक 176 नंबर पर है और किंग का नाम कुकू हासी है। वहीं पर सिबली भी थी जिसका रैंक 142 था जो सुबारू से नीचे थी। जितनी भी कंट्रीज सुबारू के नीचे हैं वो सभी लोअर कंट्रीज हैं, और जो सुबारू के ऊपर हैं वो पावरफुल कंट्रीज हैं। सुबारू के ऊपर वो 4 हैं जो सुबारू को एंट्रेंस गेट पर मिल गए थे, तो अभी अभी नीचे से ऊपर आए हैं और पावर को गेन किया है, और इन्हीं यंगस्टर्स का ग्रुप है और ये सभी बहुत ज्यादा चालाक हैं। और यहाँ पर है 3 किंग्स मुझको लेकर जो बहुत ज्यादा टॉप पर बैठे हैं। इन सब जानकारी के लिए सुबारू ने रुइन को धन्यवाद कहा। तब रुइन ने सुबारू को भी धन्यवाद कहा क्योंकि उसने किंग ऑफ ऑरोरा की फ्यूचर प्रेडिक्शन को
उसके साथ शेयर किया था। साथ ही उसकी वजह से उसकी बहुत ज्यादा पावर भी बढ़ गई है और अब बस वो मीटिंग को देखना चाहता है कि आगे क्या होगा, जिसके लिए सुबारू बहुत ज्यादा नर्वस है। तभी सैफियाना रुइन को नोटिस कर लेती है कि वो सुबारू की तरफ देखे जा रहा है। सैफियाना ने रुइन से कहा, लगता है वो बहुत ज्यादा मजे कर रहा है। रुइन को डर है कि कहीं उसे पता न चल जाए कि रुइन सुबारू का काइंडर बन चुका है। रुइन सैफियाना का जवाब देता है और उससे कहता है, क्योंकि आज मेरी कुंडली में बहुत अच्छा समय चल रहा है। सैफियाना ने कहा, मुझे तो लगा कि तुम सुबारू के साथ अखियों से बातें कर रहे हो। यह सुनकर रुइन अजीब तरीके से हंसने लगता है और सैफियाना से कहता है, वो तो बस सुबारू को इसलिए देख रहा था क्योंकि उसने सुबारू को बहुत समय से देखा नहीं। फिर सैफियाना मीटिंग को स्टार्ट कर देती है। सैफियाना की मीटिंग स्टार्ट करते ही सुबारू मन में दोहराने लगा कि उसे क्या कहना है। वो बार बार मन में यही कहे जा रहा था, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ह्यूमन वर्ल्ड से गेट को खत्म कर दिया जाए। सैफियाना ने कहा कि उनके पास 217 टॉपिक्स हैं जिन पर वो बात करने वाले हैं और उन सभी चीजों को सेटल करने वाले हैं। वो टॉपिक्स को स्टार्ट करते उससे पहले वैड अपना हाथ उठा देता है और मीटिंग शुरू होने से पहले ही इंटरप्ट कर देता है। वैड कहता है कि उसके पास एक अर्जेंट रिक्वेस्ट है जो वो मेंशन करना चाहता है। वहीं सुबारू इन सब चीजों को छोड़कर वही चीज मन में दोहराए जा रहा था। सैफियाना ने वैड से कहा, मैं अभी भी स्पीच के बीच में थी, क्या तुम्हारे पास सच में कोई ऐसा रीजन है जो तुमने बीच में इंटरप्ट कर दिया? लेकिन सुबारू को इन सब चीजों से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था। वो बस अपना ध्यान इसी बात पर लगाया था कि वो 10वें दिन पर अपनी बात को कैसे रखेगा। वो मन ही मन रटे जा रहा था। वर्ड कहता है, मैं और मेरे साथ 3 और कंट्रीज ये रिक्वेस्ट करती है कि ह्यूमन वर्ल्ड से गेट्स को हटा दिया जाए। ये सुनते ही सुबारू को एक जोर का झटका लगता है क्योंकि यही सी चीज की तैयारी बहुत देर से कर रहा था। वर्ड ने सुबारू से पूछा, क्या उसे कोई दिक्कत है? वो भी तो यही कहना चाहता था और इंसान भी यही चाहते हैं, है ना? सुबारू को समझ नहीं आता कि वैड को सुबारू का नाम कैसे पता और साथ ही उसके डिमांड के बारे में भी। तब सुबारू को याद आता है कामिना के बारे में, क्योंकि जब तीनों किंग अंदर आ रहे थे तब दो ने बोला था कि इस लड़के को कामिना पर छोड़ दो। यही सब याद कर सुबारू को सारी बात समझ आ गई। वहीं गीगा और आर्काई को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि अंडरवर्ल्ड वाले गेट को ह्यूमन वर्ल्ड से हटाना क्यों चाहते हैं और ये चीज सिबली के फ्यूचर प्रेडिक्शन से अलग है। सिकिसिमा और सुबारू को पता चल चुका था कि क्या हुआ है। यहाँ पर 2 लोग हैं जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उन्हीं की प्रेडिक्शन के बीच क्लैश हो रहा है और सुबारू के हिसाब से जो सिबली के अलावा दूसरा है वो कामिना है। सिकिसिमा कहता है कि वो सभी हमारी रिक्वेस्ट का यूज कर कुछ ना कुछ एडवांटेज उठाना चाहते हैं और उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ह्यूमन वर्ल्ड से गेट को हटाया जाता है या नहीं। सिकिसिमा ने हंसते हुए कहा कि इन किंग्स ने हमें तो बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया है और अब मैं अपनी स्किल को आजमाने वाला हूँ। और वहीं सिबली भी सोल कम्युनिकेशन के थ्रू इनकी बात को सुन पा रही थी। ये ब्रैक्सलेट की वजह से या फिर वैंक्विश से रिलेटेड हो सकता है कि वो सोल कन्वर्सेशन के थ्रू इन सब की बातें सुन पा रही है और अब ह्यूमन से इन सभी किंग्स के खिलाफ हैं एक ऐसी बैटल में जो प्रेडिक्शन की होने वाली है। बाकी मैं अपनी वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। सभी को मेरी दिल वाली चुम्मे।